तो आज एक और नया लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी का आखिरी लेक्चर है। ठीक है, सो फाइनली हमारी बायोटेक्नोलॉजी आज ख़त्म होने वाली है। तो चलो देखते हैं हमने इस पूरे चैप्टर में किया क्या क्या। एक बार मैं फिर से आपको वो स्टेप्स याद दिला देती हूँ, नहीं तो आप कहोगे मैम 4-5 स्टेप के बाद आपने तो बताया नहीं। बताते हैं। देखो, पहला स्टेप था हमारा, टोटल 8 स्टेप में हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है। पहला स्टेप था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए का पहचान करना। दूसरा हमारा स्टेप था आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी डीएनए का पृथक्करण करना, है ना। उसके बाद हमारी जो स्टेप थी वो थी हमारी कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को काटना, कटिंग ऑफ डीएनए, जो कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से काटा था। ठीक है, फिर चौथा हमारा जो इम्पॉर्टेंट था, चौथा हमारा जो स्टेप था, काटने के बाद हम उसे छांटने का काम कर रहे थे। छांटने का काम कर रहे थे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने काटने का काम किया। उसके बाद मैंने आपको 5वीं स्टेप बताई थी जो कि था आपका पीसीआर, छांटने का काम। अच्छा सॉरी, ये काटने के बाद हमने इसे छांट लिया था, छांटने के बाद उसकी फोटोकॉपी बनाई थी पीसीआर में। ठीक है, उसके बाद 6वीं स्टेप थी आपकी वेक्टर, वेक्टर के साथ, वेक्टर से रिलेटेड हमें काम करना था। वेक्टर में ही मैंने आपको रिकॉम्बिनेशन बता दिया है, रिकॉम्बिनेशन, वेक्टर एंड रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद 7वीं स्टेप थी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण। ये भी मैंने आपको वेक्टर के साथ साथ ही बता दिए। वेक्टर के मैंने कई लेक्चर आपको पढ़ाए हैं, PBR 322। वेक्टर एक लेक्चर था डायरेक्टली वेक्टर से रिलेटेड। फिर वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ पे एक लेक्चर था जो कि था आपका क्लोनिंग वेक्टर और आपका ओराई, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट, ये सब हमने पढ़ा था वेक्टर से रिलेटेड। उसी में मैंने आपको रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों समझा दिया था। जाके उन लेक्चर्स को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आज हम 8वीं स्टेप पढ़ेंगे जो कि है आपकी डाउन स्ट्रीमिंग, डाउन स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो ये 8वें स्टेप में मैंने कहा था हम बायोटेक्नोलॉजी खत्म कर लेंगे और एक बार मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बना के समझा दूंगी कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया है। ये सारी स्टेप कर करके हमने क्या किया है, अपने बायोटेक्नोलॉजी को ख़त्म किया है। एक बार मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ, समझना। ठीक है, हमने क्या किया था, किसी एक व्यक्ति से, खुशदिल इंसान से हमने क्या किया था, बालों वाला जीन निकाला था और इसी निकालने को हम कहते थे इसको पहले पहचाना था, फिर इसको बाहर निकाला था। पहचानना कहलाता है आइडेंटिफिकेशन, बाहर निकालना कहलाता है आइसोलेशन। ठीक है, इस पूरे डीएनए में कहीं थोड़ा सा क्या था, कहीं थोड़ा सा था आपका वांछित डीएनए, डिजायर डीएनए, उसको हमने काटा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। काट करके हमने उसे क्या किया था, बाहर निकाल लिया था। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग कर लिया था और अपना वांछित डीएनए चुन करके निकाल लिया था। उसके बाद हमने पीसीआर कराया था, उस वांछित डीएनए की कई सारी फोटोकॉपी बनाई थी हमने। ठीक है, कई सारी कॉपी बनाने के बाद हम अपना एक्सपेरिमेंट चालू किए थे। ठीक है, पीसीआर के बाद हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, क्योंकि अब हमें वांछित डीएनए को कहाँ जोड़ना है, वेक्टर पे जोड़ना है। तो वेक्टर हमारे 3 तरह के हमने पढ़े हैं, PBR 322, PUC8, TI प्लाज्मिड, और बैक्टीरियोफेज भी होता है पर उसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, बजाय कि हमने रेट्रोवायरस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर की मदद से हम उसे जब वांछित डीएनए को चिपका देते थे तो उसी को हम कहते थे रिकॉम्बिनेशन। और चिपकाने के बाद जब हम किसी होस्ट में, परपोषी में उसे डाल देते थे तो उस प्रक्रिया को हम कहते थे ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद हम आखिरी स्टेप देखने वाले हैं डाउन स्ट्रीमिंग। ये क्या है समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि आपने क्या किया, मान लो एक बायोटेक्नोलॉजी का काम क्या होता है, किसी भी काम को हमारे आसान करना, बढ़ाना। जैसे मान लो कोई पौधा है, ठीक है, एक आम का पौधा मान लेते हैं जिससे आपको 1 किलो आम मिल रहा है। आप चाहते हो इससे आपको 2 किलो आम मिले। ठीक है, आप चाहते हो डबल मिले, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर कुछ ऐसा जीन डालोगे जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो का प्रोडक्शन करने लगे। तो इसके अंदर जो बाहर से आप जीन डाल रहे हो उस प्रोडक्शन के लिए, उसे आइए आप क्या कहते हो, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस से डालते हो। तो यहाँ आपने किस लिए डाला, ताकि आपकी प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ सके।
सिमिलरली अगर हमें किसी बैक्टीरिया के अंदर हमें कोई जीन डालना है और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बनाने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बनाना, ठीक है, और उसको प्योरीफाई कर करके मार्केट में सेल करना ही क्या कहलाता है आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के उसकी साफ सफाई से ठीक करके उसे मार्केट में बेचना ही क्या कहलाता है आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसको आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है, कोई खास बात नहीं है। बस ये डाउन स्ट्रीमिंग से पहले एक आपको थोड़ा सा बायो रिएक्टर पढ़ना होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही शॉर्ट वे में हम समझेंगे। बायो रिएक्टर मतलब एक बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसमें आप किसी भी छोटे उत्पाद को बढ़ा चढ़ा के बनाते हो। बायो रिएक्टर खास करके अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अल्कोहल या फिर बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ईस्ट से रिलेटेड। तो हमने जो भी वांछित डीएनए बनाया, वांछित डीएनए डाल करके जो भी परपोषी बनाया, जो भी होस्ट सेल बनाया, उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो बहुत फले फूले, बहुत ज़्यादा अपना क्या करें, अपने आप को विकसित करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बायो रिएक्टर। बस बायो रिएक्टर का आपको नाम याद रखना है। 2 तरह के बायो रिएक्टर हमें पढ़ने हैं, उसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं डाउन स्ट्रीमिंग हेडिंग डाल के आपको समझा दूंगी डाउन स्ट्रीमिंग क्या है। ठीक है, तो चलो, ये सारी स्टेप्स थी जो हमने कर रखी है, तो मैंने आपको एक बार याद दिला दिया। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी ये सारी स्टेप्स बनाऊंगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप वो डायग्राम बनाते हो ना तो आप कहीं नहीं फंसोगे। अगर बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस पूछता है और अगर आप वो डायग्राम बनाते हो तो बहुत अच्छा है, आपको फुल नंबर मिलेंगे। ओके, चलो, और हमें समझ में तो आ ही गया है, तो आप अपना डायग्राम बनाना भी सीख लेना, अभी मैं सिखाऊंगी आपको। तो देखो, एक हेडिंग डालो बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर क्या होते हैं, कोई भी बायोलॉजिकल पदार्थ को, बैक्टीरिया या ईस्ट से रिलेटेड पदार्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर, बायो रिएक्टर क्या होते हैं, लार्ज टैंक होते हैं। लार्ज टैंक होते हैं, बड़ी बड़ी टंकी होती हैं, बड़े टंकी होती हैं। ठीक है, और ये कैसे होती है, कुछ इस तरह की बायो रिएक्टर दिखती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, अपना बैक्टीरिया डाल देते हैं, जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, एक होस्ट होता है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो, रिकॉम्बिनेंट, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला होस्ट, इसमें डाल के इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है जिसकी मदद से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके। इसमें ऐसे एक रॉड होती है जो ऐसे ऐसे घूमते रहती है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते रहती है, और इसमें क्या होती है, बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए होता है ताकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है, ऐसे करके कई सारे टैंक, अलग अलग तरह के टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो आपका टैंक है इसे हम कहते हैं स्टिर्ड, इसे हम कहते हैं सिंपल स्टिर्ड, सिंपल स्टिर्ड एरेशन टैंक, एरेशन टैंक। ठीक है, हिंदी में आप इसे कहते हो साधारण विडोलन हौज बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर, साधारण विडोलन यानी सिंपल स्टिर्ड, इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे साधारण रहता है, पुराने जमाने में इसको इस्तेमाल करते थे। ये पहला टाइप है आपके बायो रिएक्टर का। ठीक है, बस आपको नाम याद रखना है इसमें कि बायो रिएक्टर के 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक साधारण विडोलन बायो रिएक्टर और दूसरा अभी लिखवाऊंगी स्पार्ज्ड वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऐसे डंडी होती है, ऐसे इसको गोल गोल घुमाती है और यहाँ से हम ऑक्सीजन देते रहते हैं ताकि बैक्टीरिया हमारे जीवित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते रहें, बस, इसका और कुछ काम नहीं है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा हम मॉडिफाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, एक बार पहला उतार लो। ये डायग्राम बनाओ ना बनाओ कोई मतलब नहीं है, बस आपको नाम याद रहना चाहिए और इतना याद होना चाहिए, एरेशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम कर रहा है। एरेशन मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम कर रहे हैं ये। ठीक है, तो इतना आप लिख लो, फिर मैं दूसरा वाले का नाम लिखवाती हूँ आपको। ठीक है, चलो दूसरा वाला लिखते हैं, दूसरे वाले का नाम लिखो, दूसरा। ठीक है, सेकंड वाला, सेकंड वाला है आपका स्पार्ज्ड स्टिर एरेशन टैंक, यानी कि डंड
डंड विडोलन हॉज बायोरिएक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे इस पे नीचे लगा होता है जो घुमाने के लिए हो, विडोलन तो होगा ही, सारी चीज़ें घुमाई जाती है। जैसे कैसे मम्मी वगैरह अगर खीर वगैरह बना रही है तो बार बार चलाते रहती हैं ताकि नीचे पकड़े ना, सारी चीज़ें नीचे ना बैठ जाएं। तो ऐसे ही सारे बैक्टीरिया नीचे जा करके ना बैठ जाएं, इसलिए हम इसको चलाते रहते हैं ताकि ये क्या हो, अच्छे से हमारा प्रोडक्ट बनाते रहें। ठीक है, तो अच्छा, इसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, लोगों ने सोचा कि बार बार ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, बड़ी महंगी प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो ऑक्सीजन देने से यहाँ पे झाग ऐसे बनते रहते हैं, इनके काम करने की वजह से झाग ऊपर की तरफ बनता रहता है, उसमें ऊपर से कुछ ग्रेन्यूल का छिड़काव हम करते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन क्या रहे, नीचे बनी रहे, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ ना आए, ऑक्सीजन नीचे की तरफ बने रहे, इसलिए उस पर कुछ छिड़काव करते रहते हैं। उसी छिड़काव को हम कहते हैं स्पार्ज्ड। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है, बस इसमें ऊपर से कुछ छिड़काव करते रहते हैं और हमें कम मात्रा में ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ठीक है, तो बस आप नाम याद रखो कि बायोरिएक्टर दो तरह के हमने पढ़ने हैं, दोनों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। पहले वाले का नाम था सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर, यानी कि साधारण विडोलन हॉज बायोरिएक्टर, और दूसरे वाले का नाम है डंड विडोलन हॉज बायोरिएक्टर, यानी स्पार्ज्ड स्टिर्ड एरेशन टैंक। दैट्स इट, बस आप नाम याद रखो। और ये बायोरिएक्टर क्या करते हैं, किसी भी उत्पाद को बढ़ा चढ़ाकर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बायोरिएक्टर, सिंपल, कुछ इसमें खास बात नहीं है। ये बड़े बड़े से टैंक होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है, देखो हमने, आई होप आपने ये कर लिया होगा। इसके बाद मैं आपको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग लिखवा देती हूँ, उसकी डेफिनेशन एक बार, कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, जो हमारी 8वीं स्टेप थी। ठीक है, 8वीं स्टेप जिसे आप कहते हो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन, अनुप्रवाह संसाधन। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, प्यूरिफिकेशन एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे सेपरेशन भी लिख लो, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको प्यूरिफाई करना, पृथक करना और बेच देना, यही कहलाता है आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मान लो आपने 1 किलो से 2 किलो आम बनवाया है, तो उसको साफ सुथरा से रखोगे, ठीक है, उन्हें पेड़ों से अलग करोगे, साफ सुथरा करोगे, फिर मार्केट में ले जाके बेच दोगे। तो यही काम आप क्या है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। कुछ भी आप बना रहे हो उसमें प्रोडक्ट को निकालना, उत्पाद को निकालना, उसे साफ सुथरा करना, फिर उसे बेच देना, यही आपका क्या कहलाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बायोटेक्नोलॉजी खत्म होती है। लेकिन कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके एनसीईआरटी में पहले पेज में दे रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कुछ खास बात नहीं है, बस वहाँ पे कुछ नए शब्द उसने जोड़ दिए हैं, तो वो शब्द भी मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, चलो इसे तो आप हिंदी में खुद भी लिख सकते हो, पृथक्करण करना, प्योरीफाई, साफ सुथरा करना और बेचना, प्रोडक्ट्स को, उत्पादों को पृथक करना, साफ सुथरा करके बेचना, यही क्या कहलाता है अनुप्रवाह संसाधन, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बस इसका नाम डिफिकल्ट है लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलो आपकी एनसीईआरटी में पहली हेडिंग जो दे रखी है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में पहली हेडिंग आपको मिलेगी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं वो भी आपको समझा देती हूँ, नहीं तो आपको कहोगे वो टॉपिक छोड़ दिया। एक्चुअली छोड़ा नहीं है, देखो कैसे, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपसे पूछ ली बायोटेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्यों की जाती है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ताकि हमें कम से ज़्यादा उत्पाद मिले। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
पर अभी इसमें क्या क्या आपको स्टेप रखने हैं, 2 स्टेप में एनसीईआरटी ने बात की है, वो हम देख लेते हैं। हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ इसे, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अरे हिंदी में लिखना था, जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी के क्या क्या सिद्धांत हैं वो हम देखने जा रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 2 सिद्धांत हैं, 2 सिद्धांत। पहला है आपका अनुवांशिकी इंजीनियरिंग, मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो भी हम अभी तक कर रहे थे ना वो आपकी कुछ नहीं था, जेनेटिक इंजीनियरिंग ही था। मतलब कि इसमें एनसीईआरटी ऐसा कहती है, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग मतलब कि किसी का डिजायर्ड डीएनए पृथक करना और उसे कहाँ डालना, होस्ट में, परपोषी में डालना। यही क्या कहलाता है, इसमें जो भी आप मेथड हमने अभी यूज करते आए हैं वही आपका क्या है, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये आपका पहला प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का। और दूसरा क्या होगा, जहां भी आप ये काम कर रहे हो साफ सफाई मेंटेन रखो ताकि किसी तरह का कोई भी कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। किसी भी मतलब आप जिस पे काम कर रहे हो सिर्फ उसी पे करो, कोई दूसरा ना आ जाए, वहां पे कोई दूसरा माइक्रोब ना आ जाए। दूसरा स्टेप ये कहता है। तो सिंपल सी बात थी, मैं पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीजें, पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ कि हाँ एनसीईआरटी ने इस तरह से इसे लिख रखा है, ठीक है। तो इसका दूसरा स्टेप भी देख लेते हैं, रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें एनसीईआरटी ने बस इतना कह रखा है कि जहां भी आप जो काम कर रहे हो उसको साफ सफाई से करो, यानी कि स्टेराइल कंडीशन मेंटेन रखो, स्टेराइल कंडीशन मेंटेनेंस, यानी कि रोगाणु रहित स्थान पे आप जा करके काम करो। और ये करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे मान लो आप साफ सफाई तो नॉर्मली कर देते हो, लेकिन वहाँ पे बैक्टीरिया, छोटे छोटे से जीवाणु रह जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के आधार पे क्या करना, एकदम साफ सुथरी जगह बनाना जहां आप अपना बायोटेक्नोलॉजी वाला काम कर सको। ये बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से काम करना है आपको, तो बहुत ही साफ सफाई से और बहुत ही अच्छे से आपको करना पड़ता है। तो साफ सफाई मेंटेन रखना कहलाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसे आप कहते हो रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित, ठीक है, ताकि आपके कहीं भी एक्सपेरिमेंट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और पहला प्रिंसिपल क्या था, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, यानी कि डीएनए निकालना, होस्ट में डालना। ये 2 मेथड में आपकी पूरी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इतनी सी थी आपकी बायोटेक्नोलॉजी। एक बार मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बता दे रही हूँ ताकि आपके डायग्राम आपके दिमाग में रहे। वो डायग्राम आप हर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हो। आपसे पूछा जाए बायोटेक्नोलॉजी कैसे होती है, तो वो डायग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ हमने पूरी बायोटेक्नोलॉजी में किया क्या, ठीक है। चलो, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। देखो हमने क्या किया, हमने लिया, आपकी एनसीईआरटी कहती है हमने किसी बैक्टीरिया से क्या लिया, हमने किसी बैक्टीरिया से लिया है आपका डिजायर्ड डीएनए। ये क्या है, डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। ये क्या है, डिजायर्ड डीएनए। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्लाज्मिड। ये क्या लिया है हमने, प्लाज्मिड, ठीक है।
प्लाज्मिड। अब आपका ये PBr 322 हो सकता है, ठीक है, ये आपका हो सकता है PUC 8, ये आपका हो सकता है TI प्लाज्मिड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। TI प्लाज्मिड स्पेशली प्लांट के लिए होता है तो मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, ये वाला कॉमन है सबके लिए, ठीक है। अच्छा, आपने फिर क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रिकॉम्बिनेशन। एक बार मुझे इसको दूसरे कलर से बनाने दो, डिजायर्ड DNA, ताकि आपको मैं दिखा सकूं, ठीक है। ये था, ठीक है। फिर आपने जोड़ दिया, जोड़ने की प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, बाय DNA लाइगेज। DNA लाइगेज की मदद से आपने जोड़ा था, DNA लाइगेज की मदद से आपने जोड़ा था, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस तरह से बनाया, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, आपका रिकॉम्बिनेंट DNA कहलाएगा। इसको आप कहोगे रिकॉम्बिनेंट DNA, इसे आप क्या कहोगे, रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। अब इसे आप कहाँ डालते हो, इसे आप डालते हो परपोषी में, होस्ट सेल में, होस्ट सेल, ठीक है। और इस मेथड को आप क्या कहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, या हिंदी में कहूँ तो रूपांतरण, रूपांतरण, ठीक है। इसे आप क्या कहते हो, रूपांतरण कहते हो या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो। और इसी से आप क्या करोगे, इसका फिर क्या कराओगे आप, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि इसके उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे, साफ सुथरा करोगे और इसे बेच दोगे, ठीक है। इससे जो भी उत्पाद आप बनाने वाले हो, जो भी प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ और फिर लास्ट में बेच दो। अच्छा, एक और बात, डिजायर्ड DNA, इसको कट किससे किया था, कट बाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से इसे काट करके अलग किया था। तो ये सारी प्रोसेस हमने की है, मैं इसका हिंदी भी लिख देती हूँ साथ साथ। रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है पुनर्योजन, ठीक है। प्लाज्मिड का होता है संवाहक, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA मतलब पुनर्योजित DNA, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण लिख दिया, होस्ट सेल मतलब परपोषी, परपोषी, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अनुप्रवाह प्रबंधन, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हो। देखो इसके अंदर क्या आ गया है, इसके अंदर आ गया है आपका रिकॉम्बिनेंट DNA। अब ये होस्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। जब भी आपसे बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस की पूछी जाए तो आप 8 स्टेप जो मैंने बताया है वो लिख करके आओगे, ठीक है, और ये डायग्राम बना करके आओगे, ठीक है। इतना काम अगर आप करते हो तो आपको कहीं कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी पूरी बायोटेक्नोलॉजी खत्म होती है। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी NCERT भी एक बार रीडिंग लगवा दूं अगर हो पाएगा तो, ठीक है। इसके बाद हम जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आए हैं कि जेनेटिकल डिसऑर्डर भी पढ़ाया जाए, तो मैं जेनेटिकल डिसऑर्डर इसके बाद पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि होगा आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर। पूरे के पूरे जेनेटिकल डिसऑर्डर के 4-5 लेक्चर में मैं उसको ख़त्म करूँगी, अच्छे से ख़त्म करूँगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।